Good evening, everyone. Good evening. Welcome to session. So, continuing our discussion from where we left in the last class. If you remember, last class में हम लोग बात कर रहे थे, वर्क पावर एनर्जी की, और उसमें हम लोग वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस के ऊपर डिटेल में डिस्कशन कर रहे थे. So we will continue our discussion on that particular topic only. Okay. So let's start. तो मैं आपके सामने एक सवाल रख रहा हूँ. Question is, I'm putting down the entire question in front of you so that you can write it down and you can start thinking. I want all students to participate in this discussion. A body of mass 2 kg, a body of mass 2 kg slides down a curved track, which is a quadrant of a circle, of radius 1.8 meter. All surfaces are frictionless. If the body starts from rest, find its speed at the bottom of the track. Find its speed at bottom of the track. ठीक है, तो ये सवाल आपके सामने है. इस सवाल को जब आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले कभी भी फिजिक्स का कोई भी सवाल आता हो, आपको सबसे पहले उसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाना होता है. बॉडी ऑफ मास 2 kg, डेटा देखिए, स्लाइड्स डाउन अ कर्व ट्रैक व्हिच इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1.8 मीटर. समथिंग लाइक दिस इज समथिंग व्हिच वी आर हैविंग, राइट? क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल आपको दिख रहा है, देखो. ठीक है, दिस व्हाट इज हैपनिंग. इसकी रेडियस 1.8 मीटर है. इसकी रेडियस 1.8 मीटर है. ठीक है. All surfaces are frictionless. सारे surfaces frictionless है. If the body starts from rest, find its speed at the bottom of the track. यहाँ से मान लो बॉडी को हमने रिलीज किया, तो यहाँ से ये रिलीज हुआ. दिस इज द इनिशियल कंडीशन. तो फाइनल कंडीशन में ये बॉडी कहाँ पहुंचेगी? फाइनल कंडीशन में ये बॉडी पहुंच जाएगी यहाँ पे. दिस इज द फाइनल कंडीशन दैट वी आर हैविंग. तो फाइनल कंडीशन में इस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, ये निकालने के लिए बोला जा रहा है. ठीक है, तो अभी सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए. तो देखिए, सबसे पहले आप कुछ बातें समझिए. मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, उसी पॉइंट को मैं फिर से यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके साथ. देखिए, मैंने आपको क्या सिखाया था. अगर किसी भी प्रॉब्लम में फोर्सेस, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, ये 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो, ठीक है, और इन 3 वेरिएबल में से कोई भी 2 प्रोवाइडेड हो और तीसरा निकालना हो. फिर से सुने, फोर्सेस, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, ये 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, इनमें से कोई भी 2 प्रोवाइडेड हो और तीसरा निकालना हो, then we should always think about work energy theorem, जिसे हम लोग बोलते हैं WET. ठीक है, मैंने आपको ये सिखाया है कि अगर किसी भी प्रॉब्लम में, ध्यान से सुने, वो सभी बच्चे सुने जिनको कॉन्सेप्चुअली, जिनको ये चीज क्लियर नहीं है. मैं आपको एक बहुत बड़ा ट्रिक बता रहा हूँ. देखिए, हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, इस चीज को समझिए. प्रॉब्लम ये होती है कि अभी हम वर्क पावर एनर्जी कर रहे हैं, तो वी नो समवेयर इन आवर माइंड, सबकॉन्शियस में ये चीज सिंक इन हो चुकी है कि हमें वर्क एनर्जी मेथड ही लगाना है. एक्चुअल प्रॉब्लम बच्चे को तब आता है जब आप टेस्ट देने बैठते हो और आपको ये बताया हुआ नहीं रहता है कि ये सवाल वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व होगा. तो सबसे पहला स्टेप ये आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या आप इसे वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व कर सकते हो या नहीं. तो उसके लिए सबसे बड़ा ट्रिक या कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके जो प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी सिचुएशन दी गई है,
उसके अंदर अगर फोर्सेस, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ये सब चीजें इन्वॉल्व है, और आउट ऑफ दीज 3 वेरिएबल्स 2 आर प्रोवाइडेड एंड द थर्ड नीड्स टू बी डिटरमिन्ड, तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोर्सेस इन्वॉल्व है क्या? बिल्कुल इन्वॉल्व है। आप अगर इस बॉडी के ऊपर कोई भी एक इनिशियल और फाइनल कंडीशन के बीच में कोई भी एक आर्बिट्ररी पोजीशन पे अगर इस बॉडी का आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो आपको दिखेगा कि इसके ऊपर फोर्सेस इन्वॉल्व है। इसका एक फोर्स लग रहा है वेट नीचे, दूसरा फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन विच विल बी एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ दिस क्वाड्रेंट। इसको बढ़ा दोगे तो ये सेंटर की तरफ जाएगा। ये हमारा एक प्रॉपर्टी है, याद करो नॉर्मल रिएक्शन की, कि नॉर्मल रिएक्शन कभी भी अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अगर नॉर्मल रिएक्शन किसी बॉडी के ऊपर लगाता है, तो वो हमेशा उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट या सर्कल के सेंटर से गुजरता है। क्या ये कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर है फ्रॉम लॉज ऑफ मोशन, जहां पे मैंने नॉर्मल रिएक्शन भी इसके बारे में बात किया है? यू रिकॉल एवरीवन? Guys, I need participation. Then only these sessions will be helpful. अगर आप अभी भी चुप रहना पसंद करोगे, बेटर यू क्विट एंड गो देयर होम, सो जाओ। ठीक है, आपको रेस्पॉन्ड करना है गाइस, ठीक है? सो आई नीड रेस्पॉन्सेस। क्या क्लियर है ये पॉइंट? तो ये नॉर्मल रिएक्शन और ये वेट, क्या ये दो फोर्सेस लग रहे हैं? तो फोर्सेस इन्वॉल्व है, बिल्कुल सही। क्या डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है। डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखेंगे, बॉडी इनिशियल से फाइनल पोजीशन पहुंचा है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और वेलोसिटी इन्वॉल्व है, वेलोसिटी इन्वॉल्व है। क्या यहाँ पे इनिशियल कंडीशन में वेलोसिटी 0 थी? हाँ। क्या यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है? हाँ। तो ये वेलोसिटी भी इन्वॉल्व है, और हमें वेलोसिटी ही पूछा जा रहा है, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम यहाँ पे लगाएंगे, सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम का जो फॉर्म है, जिसे मैंने इस तरीके से लिखाया हुआ है, मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम का जो फॉर्मेट है, ये पहले सुनो। ये है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय स्यूडो, दिस इज इक्वल टू डेल के प्लस डेल यू। ये है मेरा मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मेट। ये फॉर्मूला मुझे याद रहना चाहिए, और ये फॉर्मूला को कैसे यूज करना है वो भी अपने को समझ में आना चाहिए। सबसे पहला बात ये समझना है कि ये मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम कहाँ से अप्लाई हो रहा है। तो मैंने आपको ये सिखाया है कि 99% ऑफ द केसेस में हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। याद है आपको? सवाल बनाना बड़ी बात नहीं है, सवाल 1 मिनट में बनता है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ग्राउंड फ्रेम से हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। मतलब ग्राउंड फ्रेम से लगाएंगे, मतलब हमारा जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? ग्राउंड फ्रेम पे। ग्राउंड फ्रेम पे मतलब ग्राउंड पे सिचुएटेड है, या इनर्शियल फ्रेम पे सिचुएटेड है, और वो ये सारे ऑब्जर्वेशंस कर रहा है। ऑब्जर्वेशन कर रहा है मतलब वो मेजर कर रहा है वेलोसिटी, वो मेजर कर रहा है एक्सेलरेशन, वो मेजर कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, दिस इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग। अब देखो, ग्राउंड फ्रेम से हम ऑब्जर्वर से, जिस ऑब्जर्वर से हम वर्क डन कैलकुलेट कराएंगे, इस मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम का जो इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो सारे वर्क डन। तो जिस ऑब्जर्वर से हम वर्क डन कैलकुलेट कराएंगे, सेम ऑब्जर्वर से हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कराएंगे। क्या समझे? जिस ऑब्जर्वर से हम वर्क डन कैलकुलेट कराएंगे, सेम ऑब्जर्वर से हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कराएंगे। ठीक है, दिस व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग। अब देखो, बिकॉज फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 है। क्यों? क्योंकि देयर इज नो फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फोर्स देखेंगे, एक्सटर्नल फोर्स क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं है? है। कौन सी फोर्स है एक्सटर्नल? नॉर्मल रिएक्शन। तो हम ये फोर्सेस किसके ऊपर देख रहे हैं? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर। ये हमारा सिस्टम है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने से पहले, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप मेरे मेरे नोट्स आपके पास हैं, मैं फिर से इस चीज को रिवाइज करवाता हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम तो ये फॉर्मूला है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने से पहले कुछ बातें हमें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहला, ऑब्जर्वर कहाँ पे है? ग्राउंड पे। दूसरा, इनिशियल और फाइनल कंडीशन आइडेंटिफाइड है, हाँ। तीसरा, क्या इंटरमीडिएट स्टेट में, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में, क्या इंटरमीडिएट स्टेट में क्या हमने बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाई है, और सारे फोर्सेस जो बॉडी के ऊपर लग रहे हैं सबको दिखाया है? क्या वो भी कर दिया है? कर दिया है। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? सिस्टम। क्या आपने सिस्टम आइडेंटिफाई किया है जिसके ऊपर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं? हाँ। सिस्टम यहाँ पे क्या है? वो ऑब्जेक्ट मास ऑफ 2 kg, वो मास हमारा सिस्टम। तो 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, हमें इक्वेशन लिख देना है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय सूडो इज इक्वल टू डेल के प्लस डेल यू। क्या बात समझे आपने सबने? अब सुनो, उसके बाद हमें क्या करना है? हमें ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कहाँ पे है? ग्राउंड फ्रेम। हमेशा
क्या हमारे लिए 99% ऑफ द केसेस में ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम पे होगा? बिल्कुल होगा। क्या आप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ग्राउंड फ्रेम पे ऑब्जर्वर, इनर्शियल फ्रेम सुना है ये? लॉज ऑफ मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। न्यूटन का सेकंड लॉ वैलिड होता है इनर्शियल फ्रेम में। न्यूटन का सेकंड लॉ वैलिड होता है इनर्शियल फ्रेम में। वर्क एनर्जी थ्योरम भी वैलिड है इनर्शियल फ्रेम में, लेकिन हम उसे अप्लाई करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी बाय अप्लाइंग एन एक्स्ट्रा फोर्स व्हिच इज कॉल्ड एज स्यूडो फोर्स। समझते हो आप ये चीज? समझते हो? देखो ये सब चीजें ना रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में आएंगी कि वर्क एनर्जी थ्योरम किस फ्रेम में वैलिड है। वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड है इनर्शियल फ्रेम में, बट क्या हम इसे नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग एन एक्स्ट्रा फोर्स व्हिच इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स, और उस स्यूडो फोर्स का वर्क डन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, बट हमारे लिए अभी स्यूडो फोर्स के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर कहाँ पे है? ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम पे ऑब्जर्वर है, सेम ऑब्जर्वर वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेगा। दूसरा पॉइंट, क्या इनिशियल फाइनल कंडीशंस आइडेंटिफाइड है? क्या इंटरमीडिएट स्टेज में, इनिशियल और फाइनल के बीच में एक कोई भी इंटरमीडिएट स्टेट में क्या बॉडी के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस आइडेंटिफाइड है? क्या सिस्टम आइडेंटिफाइड है? आइडेंटिफाइड है। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। तो देखो, इस बॉडी के ऊपर जिसको हमने सिस्टम माना है, उसके ऊपर क्या एक्सटर्नल फोर्स लग रही है बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन। आप बोलोगे सर वेट भी तो लग रहा है, पर वेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। क्या वेट आ गया है डेल्टा यू के अंदर? क्या डेल्टा यू के अंदर दो फोर्सेस आते हैं, एक आता है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा आता है स्प्रिंग फोर्स। क्या ये मैंने सिखाया है आपको? अगर मान लो कोई बच्चा एकदम स्टार्टिंग में है, एकदम उसको कुछ नहीं आता है, उसको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस स्टेज में इस चीज को ध्यान रखो कि डेल्टा यू के अंदर दो फोर्सेस आते हैं, दो फोर्सेस का कारण डेल्टा यू बनता है या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बनता है। वो कौन कौन से फोर्सेस हैं? ग्रेविटेशन एंड स्प्रिंग फोर्सेस। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्सेस एंड स्प्रिंग फोर्सेस वो डेल्टा यू में आएंगे, राइट? डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पढ़ा होगा तुमने, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है ये? अब सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्सटर्नल फोर्स फिर क्या हुआ? mg को तो हम डेल्टा यू में लेंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन 0 है अगेन। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जिधर लग रहा है और जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है? दिख रहा है आपको? तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन 0 है। स्यूडो फोर्स का वर्क डन भी 0 होगा, क्योंकि स्यूडो फोर्स है ही नहीं। तो यहाँ पे डेल के प्लस डेल यू इक्वल टू 0 आ रहा है। ये जो डेल के प्लस डेल यू इक्वल टू 0 आ रहा है, आइए इसे लिखते हैं। डेल के इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज मींस फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा 0, क्योंकि इनिशियली स्पीड क्या है? 0। डेल यू क्या होगा? डेल यू इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब जब पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है बच्चों, क्या आपको ये पता है कि पोटेंशियल एनर्जी डिसाइड करने के लिए क्या हमें एक रेफरेंस लेवल कहीं पे मानना पड़ता है? 0। क्या मैं इसको 0 रेफरेंस लेवल मान लूं? क्लियर है ये? तो अगर मैं इसको 0 रेफरेंस लेवल मानूं, तो बताइए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, क्या ये 0 से ऊपर है? ये जो ब्लॉक है, क्या ये 0 से कितना ऊपर है? वर्टिकल हाइट देखना पड़ेगा। क्या ये वर्टिकल हाइट 1.8 मीटर ऊपर है? तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या पॉजिटिव होगी? क्या ये समझ रहा है सबको? इसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, और कितनी होगी? क्या ये हो जाएगी मास इंटू जी इंटू एच। एच कितना है? 1.8 मीटर। समझे? अब आप इस चीज को देखो, इसको पूरा इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इट विल गो समथिंग लाइक दिस, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू 1.8। क्या ये सबको समझा? एम और एम कट गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू 3.6 विच इज 36। तो इससे वी की वैल्यू आई 6 मीटर पर सेकेंड। क्या ये आंसर सबका है? बहुत से बच्चों ने इसका आंसर दे दिया था, वेरी गुड, बट डिड यू अंडरस्टैंड द एंटायर लॉजिक? ताकि कोई भी क्वेश्चन आए, वेरिएशन आए, आप इसे सॉल्व कर सकें।
फिर से मैं बताता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए व्हाट आर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले आप इस इक्वेशन को लिख दोगे, मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम इक्वेशन। फिर ऑब्जर्वर डिसाइड करोगे। ऑब्जर्वर कहाँ पे होता है हमारे लिए? हमारे लिए 99% केसेस में ऑब्जर्वर कहाँ पे है? ग्राउंड फ्रेम पे। कहाँ पे है बच्चों? ग्राउंड फ्रेम पे। तो ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे रखो। ऑब्जर्वर ग्राउंड पे रखो मतलब ऑब्जर्वर ग्राउंड में खड़ा होकर ये सब चीजें ऑब्जर्व कर लो। ग्राउंड कैसा फ्रेम है गाइज? इनर्शियल फ्रेम, याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या इनिशियल कंडीशन आइडेंटिफाइड है? यस। क्या इनिशियल कंडीशन में वो ग्रीन वाला देखो मैंने ब्लॉक बनाया हुआ है, क्या इनिशियली ब्लॉक वहां पे था? क्या फाइनल कंडीशन आइडेंटिफाइड है? यस। क्या नीचे देखो ब्लॉक नीचे आ गया है, डार्क ग्रीन से दिखाया है, क्या वो फाइनल कंडीशन है? यस। फिर इनिशियल और फाइनल कंडीशन के बाद सिस्टम, क्या सिस्टम आपने डिटरमाइन किया है? हाँ। हमारा सिस्टम क्या है? ये ब्लॉक। लास्ट पॉइंट, क्या इंटरमीडिएट स्टेट में, इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में किसी भी एक इंटरमीडिएट पोजीशन में बॉडी के ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस का डिटर्मिनेशन हो चुका है फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम? यस, हो चुका है। अब इन सभी फोर्सेस को आप इस वर्क एनर्जी थ्योरम में फिट करें और डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस का वर्क डन के हिसाब से आप इसको सॉल्व करें। जैसे कि देखो, ये नॉर्मल रिएक्शन, जो ये नॉर्मल रिएक्शन को किस फोर्स में हमने डाला? ये एक्सटर्नल फोर्स में है। ये mg किस फोर्स में आ गया? ये तो u में आ गया, पोटेंशियल एनर्जी में, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और तो कोई फोर्स था नहीं, फ्रिक्शन फ्रिक्शन था नहीं, तो हमने इसको सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। क्या मेरी बात समझ में आई? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? shall I move ahead? shall I move ahead? I hope you understood this, right? अच्छा, एकदम क्लियर करो कॉन्सेप्ट, एकदम बेसिक बेसिक चीजें हैं, घबराने का नहीं है, आपको आएगा सब। क्लियर है ये पॉइंट? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखो। ये 1 मीटर है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये पोजीशन ए है, और ये 0.5 मीटर है, ठीक है। फिगर शोज, मैं क्वेश्चन लिखाता हूँ, फिगर शोज अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक, फिगर शोज अ frictionless track which terminates in a straight, which terminates in a straight horizontal section, if the particle starts slipping from the point A, if particle starts slipping from A, how far away from the track will the particle hit the ground? How far away from track will the particle hit the ground? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या आप इसके अंदर का फिजिक्स समझ पाए? पहले फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला चीज होगा फिजिक्स ऑफ द प्रॉब्लम, इसके अंदर का फिजिक्स समझेंगे। देखो, आपको मैं क्लियरली डिस्टिंग्विश कराना चाहता हूं कि इसके अंदर का फिजिक्स क्या है और इसके अंदर का मैथ्स क्या है, ताकि आपको फील आए कि फिजिक्स वाला पार्ट कहाँ खत्म होता है और कहाँ बेसिक मैथ स्टार्ट होती है, ताकि आप ये रियलाइज कर पाओ कि हमारा मैथ्स थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए ताकि हम प्रॉब्लम्स कर पाए। हम देखो ध्यान से, यहाँ पे होगा क्या, फिजिक्स में क्या है, देखो यहाँ से स्लिप कर रहा है वो और फिर यहाँ पहुंचा, तो फाइनली जब ये ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा, क्या इसकी कुछ वेलोसिटी होगी? यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग, यहाँ से स्लिप किया और फिर यहाँ पहुंचा, क्या इसकी कुछ वेलोसिटी होगी? और जब इसकी वेलोसिटी होगी, यहाँ पे फील करो, यहाँ पे जैसे ही आएगा, यहाँ पे ट्रैक खत्म हो जा रहा है, क्या इसके बाद ये जो मोशन करेगा, क्या वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा? और प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो वो कहीं पे आके हिट करेगा, तो ये वो रेंज है जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है।
क्या ये सब लोग रियलाइज कर पाए? एवरीवन, आई नीड पीपल टू पार्टिसिपेट, इफ यू जस्ट कीप क्वाइट यू विल नॉट लर्न। क्या ये बात समझ में आ रही है? देखो फिजिक्स यहीं पे खत्म हो गया। हाँ, अब समझते हैं, अब समझते हैं कि ये वेलोसिटी v मुझे निकालना है। ये वेलोसिटी v निकालने के लिए मैं क्या करूं? हाउ टू फाइंड आउट v, फिजिक्स समझ में आ गया। अब v निकालने के लिए क्या करूं? व्हाट टू डू? क्या फोर्सेस इन्वॉल्व है? इन्वॉल्व है। नॉर्मल रिएक्शन, वेट वेट ये सब इन्वॉल्व है। क्या डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट भी है। क्या वेलोसिटी इन्वॉल्व है? वेलोसिटी इन्वॉल्व है। क्या हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे? एवरीवन, देखो ये सवाल में कहीं पे लिखा हुआ नहीं है वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा। आई होप यू गॉट इट। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम लगाते हैं यहाँ पे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम का सबसे पहले इक्वेशन लिख दो। वर्क एनर्जी थ्योरम का इक्वेशन अगर लिखेंगे तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय स्यूडो इज इट इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। गाइस एवरीवन, इज इट इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू? सब लोग बोलेंगे हाँ। अब देखो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब व्हाट आर द एग्जांपल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस? फ्रिक्शन, समझते हो? थोड़ा सा तो आइडिया होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या क्या है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, सुना है क्या? विस्कस फोर्स, ड्रैग फोर्स, एयर ड्रैग, एयर रेजिस्टेंस, ये सब दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ध्यान से देखिए, कोई फ्रिक्शन इन्वॉल्व है क्या? फ्रिक्शनलेस ट्रैक बोला है तो फ्रिक्शन तो इन्वॉल्व है ही नहीं। तो फ्रिक्शन अगर इन्वॉल्व नहीं है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जीरो है। अब समझते हैं नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन। सुने, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या लगेगा? थोड़ा सा अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में सोचें इस ब्लॉक का, किसी भी इंटरमीडिएट स्टेट में देखो, मान लो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टेट ले रहे हैं, यहाँ पे मैं बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ ब्लॉक के ऊपर। तो हमारा सिस्टम क्या है? हमारा सिस्टम हमने इसको लिया, ये मेरा सिस्टम है। कुछ बेसिक बेसिक बातें, ऑब्जर्वर कहाँ पे है? ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम पे है, खड़ा होकर सब कुछ देख रहा है। देखो, बोला हुआ रहे नहीं बोला हुआ रहे, ऑब्जर्वर कहाँ पे है? ग्राउंड फ्रेम। 99% केसेस में ऑब्जर्वर को ग्राउंड फ्रेम पे रखना है। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम पे, सिस्टम आइडेंटिफाइड है, सिस्टम हमने डिसाइड कर लिया। ठीक, ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। इनिशियल फाइनल कंडीशन डिटरमाइंड, डिसाइड हो गया। अब इंटरमीडिएट स्टेज में बॉडी के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस मैं दिखा रहा हूँ। क्या वेट लगेगा नीचे? देखो तो ध्यान से। क्या नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऐसे? अब ध्यान से देखो, तुम एक चीज फील करोगे कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वर्क डन में एक्सटर्नल फोर्सेस, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस किसको मानूं? क्या ये नॉर्मल रिएक्शन जो है, क्या ये मेरा एक्सटर्नल फोर्स है? mg को एक्सटर्नल फोर्सेस में नहीं मानूंगा। क्या mg आ जाएगा मेरा u में या डेल्टा u के कैलकुलेशन में? क्लियर है ये? अब बोलो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स है क्या? है, नॉर्मल रिएक्शन इज एन एक्सटर्नल फोर्स। इसका वर्क डन कितना होगा? इसका वर्क डन जीरो होगा। क्यों? इसका वर्क डन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जिधर लग रहा है और जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है? जब ट्रैक पे चल रहा है, इमेजिन करो नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, क्या ये हमेशा 90 डिग्री है? आ, ये समझा क्या आपने एवरीवन? मैं, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ता हूँ। फिगर शोज अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक व्हिच टर्मिनेट्स इन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेक्शन इफ particle starts slipping from A. If particle starts slipping from A, how far away from the track will the particle hit the ground? ये सवाल। ठीक, सो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन जीरो होगा, स्यूडो फोर्स का वर्क डन भी जीरो है, क्योंकि स्यूडो फोर्स है ही नहीं। तो इसका मतलब डेल के प्लस डेल यू जीरो है। अब सुनो, डेल के की कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। डेल के, क्या ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? गाइस, इज इट हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर? ये वी जो मुझे निकालना है माइनस जीरो, बिकॉज इनिशियली यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो है। ठीक, अब डेल्टा यू की बात करेंगे। डेल्टा यू इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस? मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस? क्या मुझे कहीं पे एक रेफरेंस लेवल मानना पड़ेगा?
अब सवाल ये है कि रेफरेंस लेवल कहाँ माना जाए, बताओ रेफरेंस लेवल कहाँ माना जाए। ठीक, रेफरेंस लेवल अगर आप देखो, रेफरेंस लेवल आप बहुत सी जगहों पे मान सकते हो। सपोज आपने रेफरेंस लेवल इस लेवल को माना, ये वाले लेवल को, जहां से 1 मीटर और 0.5 मीटर ऊपर में ट्रैक लाई कर रहे हैं। अगर आपने रेफरेंस लेवल इसको माना है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा आपका m इंटू जी इंटू 0.5, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा m इंटू जी इंटू 1। क्या ये समझा आप? क्या ये आपने समझा एवरीवन? गुड। तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू 0 आ रहा है, तो मैं इसको लिख रहा हूं, देखो हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, ये जो अभी मैं इसको कैटेगराइजेशन कर दे रहा हूं ताकि सभी बच्चों को ये समझ में आए। देखो, ये जो इक्वेशन लिखना था यहाँ तक फिजिक्स थी, प्लीज समझे, ये फिजिक्स थी। अब इसको सॉल्व करने के बाद ही मैथ सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 0.5 माइनस एम जी इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0। ये खटाखट खटाखट होना चाहिए, उधर चले जाओ, ये 2 को उधर ले जाओ। क्या v की वैल्यू रूट जी आ रही है? तो यहाँ पे v की वैल्यू आई रूट जी। अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अब देखो, यहाँ पे वेलोसिटी है रूट जी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और ये कितना हाइट के ऊपर है ग्राउंड से 0.5 मीटर, और यहाँ से ये प्रोजेक्टाइल पाथ करता हुआ आगे गिरेगा गाइस, यस और नो? तो प्रोजेक्टाइल पाथ करता हुआ आगे गिरेगा, तो इसके आगे की कार्रवाई आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के हिसाब से करनी पड़ेगी। अभी अगर आप देखोगे, दिस इज व्हाट इज योर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और आपकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, 0। तो ये 0.5 मीटर गिरने में उसको जितना समय लगेगा, क्या उतने समय में वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रूट जी से नीचे, मतलब हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करेगा। यहाँ पे मैं सबको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सबको याद दिलाना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आपने रेंज का, टाइम ऑफ फ्लाइट का रटा है, क्या वो सारे स्टैंडर्ड रिलेशनशिप इस केस में एप्लीकेबल होंगे? मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। जो स्टैंडर्ड रिलेशनशिप आपने रेंज का फॉर्मूला रटा हुआ है, टाइम ऑफ फ्लाइट का रटा हुआ है, क्या वो कॉन्सेप्ट या वो फॉर्मूले इस केस में एप्लीकेबल होंगे? बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, इस केस में वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, इज इट एप्लीकेबल फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल? सब लोग सुनेंगे, इज इट एप्लीकेबल फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल? तुम्हें समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, एवरीवन? इज इट एप्लीकेबल फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल? पर ये ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं है, राइट? तो यहाँ पे हमें बेसिक से चलना पड़ेगा। ये वर्टिकल वेलोसिटी देखो 0 है, 0 से गिरेगा 0.5 मीटर, जितना समय लगेगा उतने समय में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रूट जी से ये जितना आगे जाएगा, दैट विल गिव यू द रेंज। आइए सॉल्व करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना है देखो, समझा आपने? ये फिजिक्स आपको पता चल गया क्या करना है। अब मैथ से देखो, डिस्प्लेसमेंट कितना है, -0.5 मीटर। माइनस क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है। एनीथिंग यूएसए पॉजिटिव नेगेटिव सिखाया था कि नेगेटिव में? अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ डायरेक्टेड हो, क्या सबको नेगेटिव साइन के साथ लेना है? ऊपर की तरफ डायरेक्टेड हो तो पॉजिटिव साइन, राइट हैंड की तरफ डायरेक्टेड हो तो पॉजिटिव साइन, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डायरेक्टेड हो तो नेगेटिव साइन, सिखाया था मैंने। आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट -0.5, एक्सेलरेशन -10, इनिशियल वेलोसिटी 0। आपको क्या चाहिए? टाइम। क्या यहाँ पे सूटा लगा देंगे? तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करेंगे, यूटी 0 है, हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? बोलो बोलो एवरीवन, पार्टिसिपेट। एस की वैल्यू कितनी? -0.5, जगह कम हो रहा है यहाँ पे कर रहा हूँ। यूटी इज 0, हाफ इंटू ए इज -10 इंटू टी स्क्वायर गाइस, यस और नो? तो इट इज लाइक -1 बाय -10, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 1/√10 सेकेंड्स, राइट गाइस? अब इतने समय में क्या वो रूट जी वेलोसिटी से कॉन्स्टेंटली आगे जाता जाएगा? तो जो रेंज होगा गाइस, क्या रेंज हो जाएगा
√10 into 1 by √10, is it 1 मीटर गाइस? तो वो इस ट्रैक से क्या रेंज 1 मीटर पे जमीन को हिट करेगा? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एवरीवन? क्या ये समझा सबको? है कुछ भी नहीं? क्या फील आई? वर्क, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस सवाल के एंड में, फिर से आपके लिए रिकैप्चुलेशन। क्या वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? क्या वर्क एनर्जी थ्योरम को सबसे पहले लिख देना है मॉडिफाइड फॉर्म को, फिर ऑब्जर्वर कहाँ पे सेट करना है? ग्राउंड फ्रेम पे, फिर इनिशियल फाइनल कंडीशन आइडेंटिफाई करनी है, बिल्कुल सही, फिर सिस्टम डिसाइड करना है, फिर इंटरमीडिएट स्टेट में बॉडी के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस दिखा देने हैं, फिर वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस जो है उनके हिसाब से जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको कैटेगराइज करना है नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, स्यूडो, डेल के डेल यू के हिसाब से, ठीक है? कैटेगराइज करके अकॉर्डिंगली अलग अलग साइड में रख देनी है। दिस इज व्हाट इज द बेसिक। अगर इतना समझ में आता है तो सवाल बना के आओगे। क्या क्लियर है ये फंडा? क्लियर है? इतना किसी भी बच्चे को क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या क्लियर है ये फंडा? आई होप यू गॉट दिस गाइस। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। समझा है? थोड़ा अच्छा लगा? बनेगा सवाल? A block weighing 10 Newton travels down a smooth curved track, travels down a smooth curved track AB joined to a rough horizontal surface. सी फिगर, मैं फिगर बना दूंगा आपके लिए, ठीक है? सी फिगर। The rough surface has mu equal to 0.20, ठीक है? If the block starts slipping, if a block starts slipping on the track from a point 1 meter above the horizontal surface, from a point 1 meter above the horizontal surface, what distance will it move on the rough surface? What distance will it move on rough surface? इसका डायग्राम देखो, मैं डायग्राम ये बना के देता हूं, देखो फील करो। ठीक है, ये रफ सरफेस है और ये स्मूथ सरफेस, ठीक है? यहाँ पे एक ब्लॉक है मास m का, एंड दिस हाइट इज 1 मीटर, ठीक है? दिस हाइट इज 1 मीटर, ठीक है? अब देखिए, ये रफ है, इसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो है 0.20। सो व्हाट डिस्टेंस विल इट मूव ऑन रफ सरफेस? रफ सरफेस में वो कितना दूरी मूव करेगा ये आपको बतानी है, ठीक है? रफ सरफेस में वो कितना दूरी मूव करेगा ये आपको बतानी है। बताओ कैसे करोगे? हाउ टू सॉल्व दिस? सबसे पहले देखो, अभी ऐसा मत सोचना कि ब्लाइंडली मत बोलना वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगाएंगे। आई वुड सजेस्ट कि जो बच्चा इस सवाल को सॉल्व कर रहा है वो ये एबिलिटी डेवलप करे कि अगर ये सवाल 43rd क्वेश्चन में आ रहा है
तो आपको रेफरेंस नहीं है कि इसमें कौन सा मेथड यूज करना है। पहले अपने आप से पूछें कि यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा या नहीं लगेगा, वहां से स्टार्ट करें अपनी लॉजिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या फोर्सेस इन्वॉल्व है, क्या डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, क्या वेलोसिटी इन्वॉल्व है, क्या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। आपको एक थंपिंग आंसर मिलेगा यस। इस स्टेज को अपने थॉट प्रोसेस से बिल्कुल ना हटाएं। क्या बात समझ में आ रही है? इस चीज को अपने थॉट प्रोसेस से बिल्कुल ना हटाएं। यहाँ पे बहुत सारे मिसकंसेप्शन क्लियर होंगे, मैं आपको बताता हूँ, सुने ध्यान से। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि ऑलवेज गो फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम रादर देन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अभिजीत, लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। अभिजीत कामले, ठीक है? तो तुम सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अजीत, तुम्हारा नाम अजीत है, अजीत कामले, हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ रादर देन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है? क्यों बोला सर आपने ऐसा? मैं इसलिए ये बोल रहा हूं, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं बता रहा हूं, सुनो। देखो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तब लगती है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तब लगती है जब आप 100% श्योर हो कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस एंड वर्क डन बाय सूडो फोर्सेस जीरो है। अदरवाइज आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। ठीक, क्या आपको समझा मैंने क्या बोला? देखो, अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लिखोगे, सुनना ध्यान से मैं क्या बोलता हूँ, अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लिखोगे तो वो आता है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, सब लोग ध्यान से सुनना, वर्क डन बाय स्यूडो। ऐसा नहीं कि ये चैप्टर हमने किया नहीं है, ये रिवीजन चल रहा है, और रिवीजन में भी मैं वही एस्पेक्ट बता रहा हूँ जिसमें बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। ये सब चीजें सीखो, रटने वाली चीज नहीं है। ये मेरी वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक, कुछ कुछ बेसिक बातें मैं बताता हूँ। पहली चीज, सबसे पहले ऑब्जर्वर सेट करना है। कहाँ पे ऑब्जर्वर होगा बेटा जी? ग्राउंड पे। दूसरा, सिस्टम, सिस्टम में क्या लेंगे हम? ब्लॉक, जो वो ऊपर ऊपर में ब्लैक कलर का एक ब्लॉक बनाया है, वो ब्लॉक, उसकी वेट है 10 न्यूटन, mg की वैल्यू 10 न्यूटन। ठीक, मतलब मास मेरा 1 kg। तो ये मेरा सिस्टम है। क्या इनिशियल कंडीशन आइडेंटिफाइड है? हाँ, ये इनिशियल कंडीशन है। फाइनल कंडीशन क्या है? मान लो ये ब्लॉक चल के यहाँ पे आके रुक गया, क्या ये मेरा फाइनल कंडीशन है? ये मेरा इनिशियल कंडीशन है और ये मेरा फाइनल कंडीशन है जब वो यहाँ पे आके रुक गया। क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? तो इनिशियल और फाइनल कंडीशन आइडेंटिफाइड है। क्या क्लियर है? ये सिस्टम आइडेंटिफाइड है। ठीक है, इनिशियल फाइनल कंडीशन आइडेंटिफाइड है, सिस्टम आइडेंटिफाइड है। अब हमें एक और काम करना है कि इंटरमीडिएट स्टेट पे इस बॉडी के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस दिखाने हैं। अब सवाल है कि इंटरमीडिएट स्टेट हम कहाँ पे बनाए? सुनो, अगर हम यहाँ पे बनाते हैं इंटरमीडिएट स्टेट, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है सुनना, इसका वेट लगेगा mg, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो फोर्स लगेगा वो लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, कब ट्रैक हुआ तो। ठीक, लेकिन यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, बिकॉज ये वाला जो ट्रैप पोर्शन है रेड कलर का, इसमें तो फ्रिक्शन लेस है। लेकिन अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बनाते हो तो आपके फोर्सेस क्या क्या आएंगे? देखो, एक आएगा mg, दूसरा आएगा नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा आएगा फ्रिक्शन। ध्यान से, क्या ये समझे सब लोग, एवरीवन? इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन, वेट और फ्रिक्शन, तीन फोर्सेस आइडेंटिफाई हुए। अब ये समझने वाली बात है कि अगर बच्चे ने यहीं पे फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया और उसने ये वाले दूसरे फ्री बॉडी डायग्राम को नहीं बनाया, मतलब इंटरमीडिएट स्टेट में अगर उसने दो डायग्राम नहीं बनाए, तो हो सकता है कि वो फ्रिक्शन फोर्स को भूल जाए। तो बेटर है कि आप ऐसे डायग्राम बनाएं जिसमें सारे फोर्सेस इन्वॉल्व हो। तो प्रिफरेबल है कि आप इस पॉइंट पे इंटरमीडिएट स्टेट का सिलेक्शन करें जहां पे फ्रिक्शन फोर्स भी आ रहा है। क्या मैं समझा पाया? क्योंकि अगर आप यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे इंटरमीडिएट स्टेट का, तो देखो आप फ्रिक्शन फोर्स को कंप्लीटली मिस आउट कर रहे हो। क्या ये समझा? समझा? कॉन्सेप्ट क्लियर है? मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है बेटा, मैं फोकस करता हूँ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, रटाना नहीं है। तुम्हें बनाना आना चाहिए ये सवाल खुद से। क्या क्लियर है ये? अब सुनो, अब जो सारे फोर्सेस हैं, लेट अस नाउ कैटेगराइज दिस फोर्सेस। ये नॉर्मल रिएक्शन, क्या ये एक्सटर्नल फोर्स है? हाँ। ये mg, क्या ये एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं, ये डेल यू में आएगा।
ये फ्रिक्शन, ये कौन सा फोर्स है? ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या हमने फोर्सेस की कैटेगराइजेशन कर ली? अब सुनो, मैं जो बोल रहा हूं तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, सुनो। सबसे पहले वर्क डन में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन होगा? होगा। सुनो क्या लिखेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होगा? क्या फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पे कौन सी फ्रिक्शन है ये बाय द वे? इज इट स्टैटिक और काइनेटिक गाइस? क्या ये काइनेटिक फ्रिक्शन है? क्योंकि बॉडी स्लाइड कर रही है, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है। तो अगर ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगेगी बोलो तो? म्यू के इंटू एन, और वो म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.20 इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना है? नॉर्मल रिएक्शन mg के बाद, और वो 10 न्यूटन है। ये हुआ। इसको माइनस डाल दो, इंटू डिस्प्लेसमेंट लेट अस से x। ध्यान दो, यही x मुझे निकालनी है। दिस इज द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। सर माइनस क्यों किया? कौन बताएगा माइनस क्यों किया? क्योंकि अगर इस फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन देखा जाए तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे, पर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हो रही है आगे। और ये जो x है, क्या आप ये समझ पाए? ये x मेजर हो रहा है यहां से, जहां से ये फ्रिक्शन वाला ट्रैक शुरू हुआ है। क्या क्लियर है ये फंडा? तो -0.20 इंटू 10 इंटू एक्स, क्या ये सबको चमका है? एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन बोलो, एक्सटर्नल फोर्स कौन सा? एक्सटर्नल फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन तो जीरो होगा, भले वो कर्व ट्रैक में रहे या फ्लैट ट्रैक में। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। क्या ये समझा पाया मैं? उसके बाद आता है स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स का वर्क डन जीरो है क्या बेटा जी? बिल्कुल। इज इट इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा ई? डेल्टा के क्या हो जाएगा? डेल्टा के देखो, डेल्टा के इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्या फाइनली बॉडी यहाँ पे रुक जाएगी? क्या इसकी वेलोसिटी जीरो है? क्या इनिशियली भी बॉडी की वेलोसिटी जीरो थी? तो क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो माइनस जीरो? क्या ये सब लोग समझ पाए? क्या ये सब लोग समझ पाए? डेल्टा यू की बात करेंगे, डेल्टा यू की बात करेंगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। बोलो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है? यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें रेफरेंस मानना पड़ेगा कहीं पे? कहीं क्या इसको रेफरेंस मान ले जीरो? तो क्या फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो? क्योंकि ये स्लाइड करते करते इसी रेफरेंस लेवल पे आ गया है। क्या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है? कितना हाइट ऊपर है? क्या 1 मीटर ऊपर है? इज इट m इंटू जी इंटू 1? क्या ये समझा सबको? अब इसे ध्यान से देखो। क्या अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, विल वी गेट 0.20 इंटू 10 इंटू एक्स इज इट इक्वल टू माइनस m इंटू जी इंटू 1? तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा बता? माइनस है, ये माइनस माइनस कट जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बोल? m इंटू जी इज 10 इंटू 1 अपॉन 0.20 इंटू 10। 0.2 इंटू 10 इज 2। तो क्या आंसर आएगा? 5 मीटर। तो 5 मीटर ये ट्रैक, ये सरफेस पे जाएगा। ठीक है। अब सुनो यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है बच्चे का, मैं बता रहा हूँ। ओके, आई वुड रिपीट फ्यू थिंग्स विच पीपल आर आस्किंग मी इन द चैट सेक्शन। ओके, सुनो सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सुनो। मैं कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ जो बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं जेन्युइनली। मैं चाहता हूँ कि ये सब क्वेश्चंस ना, जब आप क्लास में रहो और कोई भी टॉपिक में, जब जब टॉपिक पढ़ाई होता है तब आपके मन में विचार आते होंगे, उस टाइम पे अपना मुंह खोलना। तो क्या होता है, ऑनलाइन में आई एम ट्राइंग टू सी, मैं पढ़ाता हूँ तो मैं सारे चैट सेक्शन को भी ये कर रहा हूँ कि आपके क्वेश्चंस क्या क्या आ रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली आई एम डिसाइडिंग कि हाउ टू आंसर योर क्वेश्चन। देखो, इसमें 2-3 क्वेश्चन बच्चों के आए हैं, मैं बताता हूँ क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बच्चे का ये आया कि सर, क्या मैं वर्क एनर्जी थ्योरम, ये जो रेड कलर का ट्रैक मैंने बनाया है कर्व ट्रैक, क्या इसके बिगिनिंग और एंड में अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, और उसके बाद ये जो फ्रिक्शन वाला ट्रैक आ गया उसमें अगर मैं
किनेमेटिक्स यूज करके अपना आंसर लाना चाहूं, क्या मैं ला सकता हूं? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? बच्चे का क्वेश्चन सुनो, मैं एक एक करके क्वेश्चन सब ले रहा हूँ जो जो आ रहा है आपका, ठीक है? दिस इज योर सेशन, सो आई नीड टू आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड आई एम कमिंग टू ऑल ऑफ देम। पहला सवाल क्या, सुनो। बच्चा ये बोल रहा है, थॉट प्रोसेस सुनो, कि सर क्या मैं ये स्मूथ ट्रैक है और ये फ्रिक्शन वाला ट्रैक है, ठीक है? बच्चा क्या बोल रहा है? बच्चा ये बोल रहा है कि सर क्या मैं यहाँ पे इनिशियल कंडीशन मान सकता हूँ और ये एंड ऑफ द ट्रैक पे फाइनल कंडीशन मान सकता हूँ? इन दोनों के बीच में मैं वर्क-एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा और मैं इस पॉइंट पे जो ब्लॉक की वेलोसिटी है वो निकाल लूंगा। अब इसके आगे जब वो ट्रैक पे जा रहा है तो मैं यहाँ पे किनेमेटिक्स यूज करके टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन ट्रैक, क्या हम ये कर सकते हैं? द आंसर इज यस। यस वी कैन डू दिस, ठीक है? करेक्ट। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। सुने, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है? इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक इंटरमीडिएट स्टेज पे मैं इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस की एनालिसिस कर रहा हूं। ये mg लगा, देखो तो ये लगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है? तो ये mg और ये नॉर्मल रिएक्शन है, सब लोग देखे ध्यान से, mg और नॉर्मल रिएक्शन। अब इन दोनों फोर्स की कैटेगराइजेशन कर दें, क्या n एक्सटर्नल फोर्स में आएगा, क्या mg आएगा डेल्टा u में, ठीक है? अब हम लिखते हैं अपना इक्वेशन, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय सूडो। ये इक्वेशन पूरा याद होना चाहिए और उसको यूज करने की एबिलिटी होनी चाहिए। कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें, क्या ऑब्जर्वर कहाँ पे है हमारा? ग्राउंड फ्रेम पे। क्या सिस्टम आइडेंटिफाइड है? हाँ सिस्टम है ये ब्लॉक। क्या इनिशियल और फाइनल कंडीशन आइडेंटिफाइड है? हाँ। क्या इनिशियल कंडीशन यहाँ पे था? यस। क्या फाइनल कंडीशन यहाँ पे है? यस। इनिशियल फाइनल कंडीशन आइडेंटिफाइड है। इंटरमीडिएट स्टेज में सारे बॉड फोर्सेस दिखा दिए हैं, फोर्सेस की कैटेगराइजेशन भी हो गई है। देखो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इस रेड कलर वाले ट्रैक में कुछ है ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन तो उसके आगे स्टार्ट होता है। तो वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो है। एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो है पर उसका वर्क डन जीरो है, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है। वर्क डन में सूडो फोर्स नहीं है, क्योंकि सारा ऑब्जर्वेशन कहाँ से हो रहा है? ग्राउंड फ्रेम से हो रहा है, तो सूडो फोर्स आने का कोई सवाल नहीं है। तो ये रहा डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो। यहाँ पे मैं कमेंट करना चाहता हूँ। कमेंट क्या है सुनना, कमेंट ये है कि जब लेफ्ट हैंड साइड में वर्क डन बाय सारे फोर्सेस इंडिविजुअली या उनका सम जीरो हो जाए, तभी हम बोल सकते हैं कि डेल्टा के प्लस डेल्टा यू जीरो होगा। और वो होता है, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू जीरो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये जो चीज मैं बता रहा हूँ, ये मेरे लेक्चर्स में डिटेल्ड में, एकदम डिटेल्ड में बताया गया है। समझ में आ रही है बात? एकदम अच्छे से बताया गया है। अभी मैं सिर्फ आपको मेन मेन जो क्रक्स है, क्रक्स ऑफ द मैटर, वो बता रहा हूँ। ये सारे मैंने आपके लिए लेक्चर्स में, रिपोजिटरीज में पूरा अच्छे से सेव करके रखा हुआ है, ओनली फॉर योर फ्यूचर यूज। तो जितना ज्यादा सीखना चाहते हो, सिर्फ आपको समय देना पड़ेगा, सीख जाओगे सब कुछ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अब जो ये डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो हो गया है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तब अप्लाई कर सकते हैं जब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय सूडो, ये कॉम्बिनेशन में या इंडिविजुअली इनका वर्क डन अगर जीरो हो, तब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई होता है। समझे? तो इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलना आसान है, लेकिन उससे अप्लाई करने की कंडीशन काफी टफ है। आपने बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से तुरंत आंसर आ जाता था, लेकिन वहां पे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। अब कंपटीशन में आपको ऐसे ऐसे कंडीशन दिए जाएंगे जहां पे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई ही नहीं कर सकते हो डायरेक्ट।
तो आपको हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर उसके कैटेगराइजेशन के बाद अगर आपको लगता है कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, वेल एंड गुड, दैट्स फाइन। जैसे कि इस केस में इसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमने अपना कॉन्सेप्ट क्या फिट किया, हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं, सारे फोर्सेस का वर्क डन देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में सारे फोर्सेस का वर्क डन 0 हो गया, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बट हमने पहले से नहीं बोला कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैकेनिकल एप्लीकेबल होगा, हमने एनालिसिस किया फिर हम बोल रहे हैं। क्या क्लियरिटी है फंडामेंटल्स? क्या ये फंडा एकदम क्लियर है? इज योर फंडामेंटल्स, यू आर गेनिंग इन योर फंडामेंटल? क्या क्लैरिटी यही है? सो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू 0 है। अब सुनना, डेल्टा के क्या हो जाएगा, डेल्टा के हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ इनटू m इनटू v स्क्वायर माइनस 0। एंड व्हाट इज डेल्टा यू? डेल्टा यू निकालने के लिए मुझे एक रेफरेंस चाहिए। रेफरेंस मान लो मैंने ये रेफरेंस लेवल को 0 मान लिया। अगर इसको मैं 0 मान लूं तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है m इंटू g इंटू 1 मीटर था शायद, राइट? लास्ट स्लाइड देखो, 1 मीटर था। दिस इज 1 मीटर, राइट गाइस? सबको समझा है एवरीवन? क्लियर है? चलो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा बोल? क्या mv स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू mg? देख m कट गया, क्या v स्क्वायर आया 2g? क्या v की वैल्यू आई अंडर रूट ऑफ 2g? सुनना, यहाँ पे वेलोसिटी आ गई, अब इसके आगे किनेमेटिक्स लगाना है। कैसे सॉल्व करेंगे? सुने, सॉल्व ऐसे करना है इसको, सुने। अब इसके आगे किनेमेटिक्स क्या लगा रहे हो? देखो, इसके आगे अगर आप देखोगे ये ब्लॉक जैसे ही आगे जा रहा है इंटरमीडिएट स्टेट में, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इधर, इसके ऊपर वेट लग रहा है इधर, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इधर। तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कितना है? अब फोर्स आ गया। इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इंटू एन, विच इज म्यू इंटू एम जी, विच इज म्यू। म्यू कितना है बोलो तो? म्यू कितना है? म्यू है 0.2 इंटू एम जी है 10, विच इज 2। तो एक्सेलरेशन जो इसकी होगी वो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय इसका मास विच इज 1, विच इज 2 मीटर पर सेकेंड। अब मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ये किनेमेटिक्स का नॉलेज आपका चेक होगा, सुनना। जब ये ब्लॉक इस फ्रिक्शन वाले ट्रैक में चलेगा तो इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी ब्लॉक की, सुनना, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक की वेलोसिटी होगी इस तरफ, पर इसकी एक्सेलरेशन होगी इस तरफ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है? हाँ। तो क्या वेलोसिटी कम होता जाएगा और एक स्टेज में आने के बाद वो 0 हो जाएगा। अब सुनो, जैसे उसने फ्रिक्शन वाले ट्रैक में एंटर किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी है उसकी √2g, u इज इक्वल टू √2g। उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? उसकी फाइनल वेलोसिटी है 0। उसकी एक्सेलरेशन क्या है? उसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो भी नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि वेलोसिटी को अगर पॉजिटिव माना है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा बिकॉज उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक एवरीवन? और हमें निकालना है एस। क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है भूसा लगेगा? भूसा मतलब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2sa। v की वैल्यू है 0, u स्क्वायर इज 2g, इज 2 इंटू एस जो निकालना है, और a इज -2। देखो माइनस माइनस कट गया, 2 कट गया, क्वेश्चन आंसर आ गया 5 मीटर अगेन। क्या वही आंसर आपको यहाँ पे मिला था? तो यहाँ पे एक स्टेप में मिल गया आपको, यहाँ पे आपको 2 स्टेप लगाना पड़ा। पहले तो वर्क एनर्जी थ्योरम, फिर आपको किनेमेटिक्स भी लगाना पड़ा, पर आंसर आया। क्या लॉजिक क्लियर है? तो विच वन डू यू थिंक इज अ बेटर मेथड? द फर्स्ट वन इज अ मेथड, बेटर मेथड, बिकॉज यू आर गेटिंग योर आंसर इन 1 स्टेप ओनली। सेकंड वाले में आपको वर्क एनर्जी थ्योरम और किनेमेटिक्स दोनों लगाना पड़ा। ठीक है? दूसरा जो बच्चे का क्वेश्चन आया है वो ये आया है कि सर ये जो आपने वर्क डन बाय फ्रिक्शन बोला है, ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपने नेगेटिव क्यों लिया? उसका आंसर ये है बेटा, सुन, ये देख, क्या फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस तरफ? जब वो ट्रैक पे आ गया क्या फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ? बट क्या इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है आगे की तरफ?
तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है, क्या वर्क डन नेगेटिव होता है? वो बच्चा जिसने जो आज पहली क्लास कर रहा है वर्क पावर एनर्जी, क्या उसको भी ये बात समझ में आ रही है? मैं आपको नाइन्थ में लेके जाऊंगा, याद करो नाइन्थ में आपने पढ़ा था। और अगर आपको ये सब चीजें नहीं आती है तो आप रिवीजन लेक्चर का लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 देख लो, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। 1.5 घंटे के लेक्चर से क्या ये सबको समझा है? समझा? समझा सबको? ठीक है, ये समझा सबको, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो एक अच्छा सवाल दे रहा हूँ। ये एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ठीक है? एक ऐसा स्फीयर है, ठीक है? जो एक स्ट्रिंग से ऐसे, यहाँ पे एक पर्सन है जो स्ट्रिंग को खींच रहा है, ठीक है? मैंने थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश की। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, क्या हो रहा है, ठीक है? ये हेमिस्फेरिकल डोम है। ये जो मास है, ये मास m है। ये मास m पहले ग्राउंड पे था। ये स्ट्रिंग जो है, ये स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, ये एक स्ट्रिंग है। ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है? फाइनल कंडीशन में क्या हो रहा है? फाइनल कंडीशन में ये जो स्फीयर है वो यहां पहुंच गया, ठीक है? ये जो स्फीयर है वो यहां पहुंच गया और स्ट्रिंग ऐसे आगे चला गया, और पर्सन तो मैं दिखा नहीं रहा हूं, पर्सन ही खींच रहा है इसको, ठीक है? अब ये जो सरफेस है, हेमिस्फेयर का सरफेस जो है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है, ठीक है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड वर्क डन बाय, फाइंड वर्क डन बाय टेंशन, फाइंड वर्क डन बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग, in the string if radius of hemisphere, if radius of hemisphere is r and friction coefficient is mu, and friction coefficient is mu. Assume that block is pulled with negligible velocity, मतलब इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो है। नेग्लिजिबल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी इज ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है?
वेलोसिटी टेंड्स टू जीरो, ये बोला गया है। और हेमिस्फेयर की रेडियस आर है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेमिस्फेयर की रेडियस आर है। कैसे करोगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व? आपके सामने ये सवाल है, देखो। फाइंड वर्क डन बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये पूछा है। इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर इज कैपिटल आर एंड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज म्यू, कैसे करोगे इसको सॉल्व? Assume that the block is pulled with negligible velocity, कैसे करोगे इसको? एक मिनट अक्ल लगाओ, आई वॉन्ट यू टू थिंक। सवाल अच्छा है। ओके, एनी आइडिया? ओके, चलो सोचते हैं। फाइंड वर्क डन बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर आर एंड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू अज्यूमिंग दैट द ब्लॉक इज पुल्ड विद नेग्लिजिबल वेलोसिटी। अगर ब्लॉक नेग्लिजिबल वेलोसिटी से पुल हो रहा है, मतलब इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब इसके ऊपर जो टेंशन फोर्स लग रहा है और जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ये दोनों बराबर। टेंशन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स जो है ये दोनों बराबर है। क्या क्लियर है ये? सुनो कॉन्सेप्ट सुनो। Assume that the block is pulled with negligible velocity. Velocity tends to zero, मतलब बहुत स्लोली मूव कर रहा है। अगर ये बहुत स्लोली मूव कर रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन जो है वो जीरो। ये कॉन्सेप्ट हमने न्यूटन लॉ के वक्त में पढ़ी थी कि अगर कभी ऐसा स्टेटमेंट आए कि बॉडी इज मूविंग वेरी स्लोली तो हमें ये अज्यूम करना है कि उसकी एक्सेलरेशन जीरो। मतलब इसका जो टेंशन है, ये टेंशन और ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन दोनों सेम है। ठीक है, ये कांस्टेंट है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो टेंशन फोर्स है ये पर्सन लगा रहा है। तो टेंशन फोर्स जो पर्सन ने, जब ये ब्लॉक यहां से यहां चला गया तो बेसिकली अगर हम देखें तो रस्सी कितने से खींच गई है? रस्सी बेसिकली अगर आप ध्यान दोगे, इतना जो पोर्शन है रस्सी का, फील कर, ये जो पोर्शन है रस्सी का,
क्या इतना डिस्टेंस रस्सी ऊपर चढ़ गई है, मतलब इतना डिस्टेंस पे, इतने डिस्टेंस के ऊपर टेंशन फोर्स जो है वो टेंशन फोर्स के ऊपर वर्क डन हुआ, क्योंकि टेंशन फोर्स कॉन्स्टेंटली लग रहा है और इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आई है? और ये वैल्यू कितनी होगी? क्या ये वैल्यू हो जाएगी 2πr/4। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि जो टेंशन है वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द वर्क डन बाय टेंशन स्ट्रिंग इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज r। तो टेंशन फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है, और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो है कितना, बिकॉज ये स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा विच विल बी इक्वल टू म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा आंसर है, मतलब सॉरी ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है। अभी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना है, म्यू इंटू एम जी। ठीक है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन है ये। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखो वर्क डन में टेंशन, तो अगर हम देखें ध्यान से, बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं, तो इसका जो वेट है mg, इसका वेट mg ऐसे लग रहा है बॉटम मोस्ट पोर्शन में। जैसे जैसे ये ऊपर उठ रहा है, जैसे जैसे ये ऊपर उठ रहा है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, टेंशन लग रहा है, mg वेट लग रहा है, ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ये तीनों फोर्सेस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। तो इंटरमीडिएट स्टेज में अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, तो इसके ऊपर क्या लग रहा है, इसके ऊपर एक लगेगा इसका वेट mg इस तरीके से, दूसरा लगेगा इसके ऊपर टेंशन t इधर, तीसरा लगेगा इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इधर विच इज टेंजेंशियल टू द सरफेस, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, और कुछ फोर्स है नहीं, और कोई फोर्स नहीं है। तो ये देखो, तो अभी ये mg फोर्स का वर्क डन कितना हो जाएगा, ये mg फोर्स का वर्क डन हो जाएगा mg इंटू आर। ठीक है, mg इंटू आर, बिकॉज ये mg फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और ऊपर गया, ऊपर डिस्प्लेसमेंट हुआ आर। तो ये mgr को ऐसे ना लिख के, जैसे कि मैंने इक्वेशन लिखाया था, मैं वही लिखता हूँ पूरा पहले। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय स्यूडो, इज इट इक्वल टू डेल के प्लस डेल यू गाइस। अच्छा, डेल के तो 0 - 0 है, बहुत बहुत स्लोली मूव करा रहे हैं। डेल यू क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको रेफरेंस मानता हूं 0, तो mg जो है, ये वेट जो है ये कितने से ऊपर उठा, r से, तो क्या ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgr-0। ठीक है, अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ये है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बट वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वही वर्क डन बाय टेंशन भी है। ठीक है, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इस पे क्या लग रहा है, टेंशन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वर्क डन स्यूडो तो 0 है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लग रहा है टेंशन, तो एक्सटर्नल फोर्स है टेंशन। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, ये टेंशन फोर्स जैसा लग रहा है, क्या ये टेंशन फोर्स पूरा यहां से लेके यहां तक, टेंशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 2πr बाई 2πr, ये पूरा लेंथ है, देखो सरकमफेरेंस 2πr होता है, तो ये πr हो जाएगा, πr/2। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन क्या हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहा है नीचे की तरफ, तो ये फ्रिक्शन फोर्स है इनटू अगेन πr/2। ठीक है, आर यू सीइंग दिस, आर यू सीइंग दिस? सो वर्क डन बाय टेंशन मुझे निकालना है, तो टेंशन और फ्रिक्शन फोर्स दोनों बराबर है, तो टेंशन और फ्रिक्शन फोर्स दोनों बराबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वर्क डन बाय टेंशन जो है ये पॉजिटिव आ रहा है, बिकॉज टेंशन इसके ऊपर लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इधर आ रहा है, और फ्रिक्शन इस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, इधर आ रहा है। तो टेंशन और फ्रिक्शन बराबर होने के कारण ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या ये हो जाएगी 2 टाइम्स टेंशन इंटू πr/2। ठीक है, या -2 टाइम्स टेंशन इंटू πr/2, तो ये 2 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, टेंशन इंटू πr इज इक्वल टू mgr। ठीक है, और
ये म्यू इंटू एम जी आर के बराबर है नॉर्मल रिएक्शन, तो ये कितना हो जाएगा, T इज म्यू इंटू एन। तो हमें निकालना है टेंशन, टेंशन का वर्क डन, तो टेंशन का वर्क डन निकालना है, दिस इज द टेंशन का वर्क डन। तो इसको इस साइड ले जाओ, एम जी आर पूरा लिखता हूँ। एक्चुअली मुझे इसका वर्क डन निकालना है, T इंटू पाई आर बाई टू, जो मैंने सर्कल किया है, इसको इधर ही रखो, that is work done by tension. This will be equal to mgr plus friction force into pi r by 2. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इंटू पाई आर बाई टू, क्या ये समझा? तो फ्रिक्शन फोर्स इंटू पाई आर बाई टू, तो यहाँ पे कॉमन क्या लोगे तुम यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, फ्रिक्शन फोर्स इज व्हाट, फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू इंटू एन। ठीक है, तो म्यू इंटू एन, तो ये एम जी आर हो गया, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है म्यू इंटू एन। ठीक है, तो एन जो है वो है एम जी इंटू पाई आर बाई टू। तो कितना आ जाएगा, एम जी आर कॉमन ले लो, एम जी आर कॉमन ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 + म्यू पाई बाई टू, ये रिजल्ट आएगा तुम्हें। क्लियर है ये? क्लियर है ये एवरीवन? ध्यान से देखो। सर वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट लेना चाहिए ना? हाँ डिस्प्लेसमेंट लेना चाहिए, लेकिन वो उस केस में होगा जब आपके फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। क्या यहाँ पे टेंशन फोर्स की डायरेक्शन इंडिविजुअली हर एक स्टेप में चेंज हो रही है? तो टेंशन फोर्स जिस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी के अलोंग लग रहा है। तो आपको यहाँ पे ये जो लंबाई जो मैंने येलो कलर से दिखाई है ना, ये पूरी लंबाई लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपकी टेंशन इस पूरे स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग ही लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट उसी के अलोंग वहां पे हो रही है, उस सरफेस के अलोंग ही हो रही है। तो आप यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट नहीं कंसिडर कर सकते। सुनेंगे ध्यान से, इट्स अ गुड क्वेश्चन, दैट्स व्हाई। ये देखो, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है जो आपको समझना है। देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो है टेंशन का वर्क डन, वो हमें निकालना था। ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, बिकॉज हम स्लोली मूव कर रहे हैं, तो टेंशन म्यू एन के बराबर आ रहा है या फ्रिक्शन के बराबर आ रहा है। बट द प्रॉब्लम इज दिस की जैसे जैसे ये अलग अलग जगह पे जा रहा है, वैसे वैसे एम जी कॉस थीटा का जो वैल्यू है, ये एम जी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, दूसरा हो जाएगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो जो एम जी कॉस थीटा वाला, जो फ्रिक्शन वाला जो कंपोनेंट, जो फ्रिक्शन डिसाइड कर रहा है, ठीक है, एम जी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन डिसाइड करेगा, और म्यू इंटू एन विल गिव यू द फ्रिक्शन फोर्स। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे थीटा चेंज हो रहा है, समझ में आ रही है? तो ये एक वेरिएबल फोर्स हो जाएगा, और वेरिएबल फोर्स का वर्कडन जो है वो आपको इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ मेरे आंसर को, और अच्छा करना पड़ेगा इसको। ध्यान से देखो, ये एक्चुअली डायरेक्टली हम एमजीआर करके नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रही है, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो रहा है। म्यू है वो सही है, बट नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन होगा वो कैसे निकालें? फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। सुनो, लेट अस डू वन थिंग, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट में इंटीग्रेशन आएगा, ध्यान से देखिए। देखिए, मान लो ये थीटा एंगल, अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये सभी बच्चों को, जिसको इंटीग्रेशन आता है उसको समझ में आएगा, जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है उसको थोड़ा सा टफ जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये थीटा एंगल के बाद आप एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दो डी थीटा। ठीक है, तो ये थीटा जब पोजीशन है तो इस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स कितना है? फ्रिक्शन फोर्स है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन विच इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। और हमने जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू है, दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एस विच इज आर डी थीटा। तो फ्रिक्शन फोर्स आ गया म्यू इंटू एम जी इंटू आर इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। दिस इज माई छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू।
तो टोटल वर्क डन जो मैं निकालूंगा ये वही बच्चा समझ पाएगा जिसको इंटीग्रेशन आता है। वैसे मैंने इंटीग्रेशन सिखाया है, ये सवाल में हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ रही है। सुनो, टोटल वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dw विच इज म्यू mgr, बाहर निकाल दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इंटू डी थीटा। थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक देखो, जब ये बॉल यहां से यहां पहुंचा फाइनल पोजीशन, क्या थीटा मूव कर गया 0 से लेकर π/2 तक, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू mgr, cos थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा sin थीटा, और ये आ गया 0 से π/2। क्या रिजल्ट आया, म्यू इंटू mgr। दिस इज द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स विद अ नेगेटिव साइन ऑब्वियसली। तो ये माइनस एफ आर इंटू πr/2, ये बेसिकली जो है ये हम फ्रिक्शन फोर्स, बिकॉज वेरिएबल है तो इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा इस वैल्यू से। विथ अ नेगेटिव साइन ऑब्वियसली। तो अगर आप अभी रिजल्ट देखोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा वर्क डन बाय टेंशन विल बी इक्वल टू mgr, और ये जो माइनस म्यू mgr है इसको इधर जोड़ दो, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा mgr इंटू म्यू प्लस 1। दिस इज द करेक्ट आंसर। इससे पहले हम लोग गलत कर देते अगर हम लोग डायरेक्टली एफ आर इंटू πr/2 करते। दिस इज व्हाट इज योर आंसर, mgr इंटू म्यू प्लस 1। क्या ये समझा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, मैं सभी बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि आपको ये क्लैरिटी आई। मैं थोड़ा सा फिर से बताता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है समझो। एक बॉल है जो कि हेमिस्फेरिकल डोम के ऊपर रखा हुआ है। हेमिस्फेरिकल डोम में फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है गाइस, ठीक है। तो इस बॉल को जब हम खींच रहे हैं धीरे धीरे, बहुत स्लोली मूव करा रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि इस बॉल के ऊपर जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, देखो इंटरमीडिएट स्टेज में, क्या ये समझ पा रहे हो, ये इनिशियल कंडीशन थी, ये फाइनल कंडीशन है। क्या यहाँ पे जो मैंने बनाया है फ्री बॉडी डायग्राम बॉडी के ऊपर, क्या ये इंटरमीडिएट स्टेज है? सारे प्रिंसिपल्स को हम लोग यूज कर रहे हैं जो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए सीखा है। और हमने सिस्टम किसको कंसिडर किया है? सिस्टम हमारा है ये गेंद। इस गेंद के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो इस गेंद के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस हमने दिखाया, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, देखो टेंशन, फ्रिक्शन, वेट। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है सर? वो इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि 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 क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि जैसे जैसे ये गेंद ऊपर जा रही है, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू चेंज है? मैं इसको अच्छे से समझाता हूं, देखो ये हेमिस्फेरिकल डोम है, हमें सिर्फ इसका आधा पोर्शन ही देखना है। हाँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे, हमें सिर्फ इसका आधा पोर्शन देखना है, तभी ये हेमिस्फेरिकल बनेगा। सॉरी, ये नीचे वाला पोर्शन भूल जाओ, ऊपर वाले पोर्शन के ऊपर फोकस करो, ठीक है। मान लो गेंद जो है वो यहाँ पे है, तो क्या नॉर्मल बेसिक ज्योमेट्री है, देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ स्टैंडर्ड 10th की ज्योमेट्री एकदम क्लियर होनी चाहिए। सर्कल पढ़ा था सर्कल स्टैंडर्ड 10th में, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सबसे पूछ रहा हूँ, एकदम बेसिक मैथ्स है। स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स ही सबसे ज्यादा काम आता है, 80% का प्रॉब्लम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स में होता है। देखो क्या यहाँ पे इसका वेट लग रहा है, देखो mg नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या इस mg के दो कंपोनेंट होंगे? मान लो ये एंगल थीटा है, क्या इस mg के दो कंपोनेंट होंगे? एक होंगे इस डायरेक्शन में, विच विल बी mg cos थीटा, समझा? और दूसरा होगा along the tangential direction which is mg sin थीटा। क्या ये समझा सबको? दूसरा मैं पॉइंट आपके लिए ले रहा हूं, सपोज वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया तो क्या होगा बोलो तो, बोलो तो फ्रेंड्स। मान लो ये एंगल अभी जो है ये है अल्फा, तो क्या यहाँ पे इसका वेट लग रहा है mg नीचे गाइस एवरीवन? क्या इस mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा विच इज mg cos अल्फा, और क्या इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा विच इज mg sin अल्फा। क्या आपको एक चीज फील आ रही है कि ये जो mg cos अल्फा है यही तो नॉर्मल रिएक्शन डिसाइड करता है, एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg cos अल्फा। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना था? यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन था mg cos थीटा।
क्या जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, थीटा हो रहा है, अल्फा हो रहा है, बीटा हो रहा है, क्या वैसे वैसे ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी जो है वो चेंज होती जा रही है? तो जो फ्रिक्शन फोर्स है विच इज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, क्या वो चेंज हो रहा है? तो दैट इज व्हाई यहां पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है, दिस नीड्स टू बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या ये समझा आप? इट्स अ बेसिक क्वेश्चन, इसी में से वेरिएशन डाल के आपके लिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्या ये फील आई? ठीक। तो आज होपफुली मैंने आपको वर्क एंड थ्योरम का एप्लीकेशन वाला जो पार्ट था, मैंने आई एम प्रीटी मच श्योर कि मैंने आपके दिमाग को खोला है और आपको अच्छे से ये चीज समझ में आई कि कैसे हमें वर्क एंड थ्योरम अप्लाई करना है। अभी कल का सेशन तो है नहीं, तो नेक्स्ट वीक में मैं अभी इसके ऊपर कुछ और एस्पेक्ट है जैसे कि कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन, उसके ऊपर बातचीत करूंगा। तो जितने सवाल बनाए गए हैं अब आप मॉड्यूल सॉल्व करने लायक बन गए हो वर्क एंड थ्योरम। तो जिनको बेसिक क्लियर नहीं है वो मेरे वर्क एंड थ्योरम के जो रिवीजन बूस्टर सीरीज के लेक्चर्स हैं उनको एक बार फिर से देखें, आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक। सो आई विल स्टॉप हियर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम गाइस, थैंक्स अ लॉट।